सोनपुर के पुराने बरगद के नीचे मदन नाम का एक गरीब आदमी ठेला लगाता था। उसकी पतली पीली दाल पर लोग हंसते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी ठेले से एक दिन पूरे गांव में खुशबू और किस्मत दोनों फैलने वाली है। तपती दोपहर में सोनपुर के पुराने बरगद के नीचे मदन का ठेला लगा था। तभी सुखिया कंधे पर अपना बोझ टांगे थका हारा कदम बढ़ाता हुआ मदन के ठेले की तरफ आ रहा था। ओ मदन, आज क्या खिला रहा है, दाल या पीला शरबत? भाई जो है यही है, 15 रुपए में पनीर की उम्मीद मत कर। अरे यार, इस दाल को पीकर तो मेरी हाथें भी आपस में कुश्ती लड़ने लगी हैं। कभी कुछ ऐसा बना कि सूंघते ही पड़ोस के कुत्ते भी सलाम ठोकें। मजाक मत उड़ा सुखिया भाई, किस्मत ही ऐसी पतली है कि दाल गाढ़ी करने का पैसा नहीं है। तभी उसी रास्ते से एक अमीर दिखने वाली औरत अपने छोटे बच्चे के साथ मदन के ठेले के पास से गुजर रही थी। नहीं मम्मी, मुझे वो शाही मटन खाना है जो टीवी पर आता है। इस अंकल के ठेले से बदबू आ रही है। चुप कर गोलू, इस गांव में मटन नहीं मिलता, शहर चलकर खिलाऊंगी। यह सुनकर मदन कुछ पल के लिए चुप हो गया और तभी वो मन ही मन कुछ सोचने लगा। बदबू? मेरी मेहनत की बदबू? नहीं, अब सोनपुर में मटन की महक गूंजेगी। उस पल मदन के दिल में एक नया सपना जन्म ले चुका था। रात का समय था। अपने छोटे से घर में मदन लालटेन की हल्की रोशनी में बैठा अपनी पत्नी चंपा से बात कर रहा था। चंपा, कल से दाल नहीं, देसी मटन हांडी बनेगी। अरे भगवान, मती मारी गई है क्या? मटन के भाव आसमान छू रहे हैं और आपको तो अंडा उबालना भी नहीं आता। हम सड़क पर आ जाएंगे। सड़क पर तो हम पहले से ही हैं चंपा, अब बस छलांग लगानी है, या तो पार या सीधे पाताल। सपने देखना अच्छी बात है मदन, पर खाली जेब से मटन नहीं पकता। अगर घाटा हो गया तो? जो डर गया वो भूखा ही रह गया चंपा, एक बार कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। उस रात डर और उम्मीद दोनों एक ही घर में जाग रहे थे। अगली सुबह मदन उस्ताद रहमत के ढाबे पर पहुंचता है। उस्ताद, आज गरीबी ने गला पकड़ लिया है, मुझे वो मटन हांडी बनाना सिखा दो जिससे मेरी किस्मत बदल जाए। मदन, याद रखना, मटन बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं, इबादत है। अगर दिल में लालच होगा तो स्वाद कभी नहीं आएगा। उस्ताद, बस ऐसा सिखा दो कि खाने वाला अपनी उंगलियां छोड़ो, पड़ोस वाले की उंगलियां भी चाट जाए। तो सुन, तेल धुआं छोड़ने तक कड़काओ, साबुत लहसुन डालो और सबसे जरूरी, पतीले को गीले आटे से सील कर दो। एक बूंद भाप बाहर नहीं जानी चाहिए। पर उस्ताद, पता कैसे चलेगा कि पक गया? सब्र रख, जब आटे की पट्टी पत्थर जैसी सख्त हो जाए, समझ लेना मदन की तकदीर पक गई है। जा, मेरी दुआ तेरे साथ है। उस्ताद की दुआ लेकर मदन नई उम्मीद के साथ वापस लौट जाता है। अगले दिन बरगद के नीचे मदन ने अपना नया ठेला लगाया। उसने बड़े पीतल के पतीले को गीले आटे से कसकर बंद कर दिया और गांव वाले हैरानी से उसे देखने लगे। अरे ओ मदन, आज पतीले को पट्टी क्यों बांधी है? क्या इसे चोट लगी है या ये अंदर से रो रहा है? लगता है मदन भाई ने आज दाल को उम्र कैद दे दी है। अरे भाई, आटा पत्थर जैसा कड़ा हो गया है, अंदर का माल जल न जाए। हंस लो भाइयों, उस्ताद रहमत ने कहा था, सब्र रखोगे तो ही स्वाद मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार और। जैसे ही मदन पतीले का ढक्कन हटाता है, भाप के साथ ऐसी लाजवाब खुशबू फैलती है कि आस पास खड़े सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। ओहो मदन, ये खुशबू है या कोई नशा? मेरे पेट में तो चूहे कुश्ती लड़ने लगे हैं। जल्दी खोल भाई। लीजिए भाइयों, ये है सोनपुरिया दम मटन। अरे भाई, ये तो देखने में ही राजा महाराजा वाला खाना लग रहा है। मदन, पहली प्लेट मुझे दे, चाहे पैसे जो भी हों। और देखते ही देखते मदन के ठेले पर भीड़ लग गई। लेकिन दूर खड़ा गजाधर उस जादुई मटन को लालच भरी नजरों से देख रहा था। मदन का ठेला खुलते ही कल वाला बच्चा अपनी माँ के साथ दौड़ता हुआ वहाँ आ गया। मम्मी, वही महक, अंकल ने मटन बनाया है। कल ये बच्चा तरस रहा था, आज इसे चखा कर देखिए बहन जी, पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। बच्चा पहला निवाला मुंह में डालता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। मम्मी, ये तो एकदम मक्खन है, बहुत ही मस्त। अरे ओ मदन, अब सारा प्यार इसी बच्चे पर लुटाएगा। एक प्लेट इधर भी सरका भाई। तभी पीछे अंधेरे में खड़ा गजाधर ये सब देख रहा है। बहुत उछल ले मदन, जो सोना आज तेरी हांडी उगल रही है, कल वो मेरी तिजोरी में होगा।
लेकिन दूर खड़ा गजाधर यह सब देखकर मन ही मन कुछ और ही सोच रहा था। एक सुबह जब मदन अपना ठेला संभाल रहा था, तभी गजाधर फटे कपड़ों में रोता बिलखता हुआ उसके पास आ पहुंचा। मदन भाई बचा लो, साहूकार ने घर कुर्क कर लिया। बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। मुझे अपने पास बर्तन मांजने के लिए रख लो, वरना मैं फांसी लगा लूंगा। अरे गजाधर भाई, ये क्या अनर्थ कह रहे हो? शांत हो जाओ। बस एक कोने में जगह दे दो भाई, मैं जूठी पत्तलें उठा लूंगा, जमीन साफ कर दूंगा। बस एक वक्त की रोटी दे देना। गजाधर भाई, गरीबी का दुख मैं समझता हूँ। तुम बर्तन नहीं मांजोगे, तुम मेरे साथ हाथ बटाओगे, मैं तुम्हें रोज की दिहाड़ी दूंगा, तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। तुम तो देवता हो मदन भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। तभी गजाधर मन ही मन कुछ और ही सोच रहा था। मूर्ख मदन, तूने मुझे काम पर नहीं, अपनी बर्बादी के ठेके पर रखा है। बस कुछ दिन और, फिर ये हांडी भी मेरी होगी और ये बरगद भी। मदन को क्या पता था कि जिस पर वह भरोसा कर रहा है वही उसके साथ बड़ा खेल खेलने वाला है। शाम का समय था। मदन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अगले दिन के लिए मटन और मसाले तैयार कर रहा था और पास बैठा गजाधर चुपचाप उसकी हर बात ध्यान से देख रहा था। देख गजाधर भाई, मटन में असली जान ये खड़ा लहसुन और कड़कता सरसों का तेल डालता है। और सबसे बड़ी बात, भगोने को आटे से सील करना ताकि स्वाद बाहर ना भागे। वाह मदन भाई, आप तो उस्ताद हैं। पर ये जो लाल रंग की पोटली आप डाल रहे हैं, इसमें क्या है? यही तो असली राज है भाई। इसमें जावित्री और खास सूखी मिर्चों का मेल है। उस्ताद रहमत ने कहा था, यही पोटली किस्मत बदलती है। तभी गजाधर मन ही मन कुछ सोचने लगा। सरसों का तेल, खड़ा लहसुन, जावित्री की पोटली और आटे की सील, बस मिल गया खजाना। अब मदन की किस्मत की चाबी मेरे हाथ में है। मदन भाई, आज मैं जल्दी घर जाता हूँ, कल सुबह कुछ बड़ा काम करना है ना? तभी गजाधर मन ही मन कुछ सोचने लगा। मूर्ख मदन, कल तक तू मालिक था, कल से तू सड़क पर होगा। अब सोनपुर में सिर्फ गजाधर के मटन का डंका बजेगा। सुबह की पहली किरण के साथ जब मदन अपना ठेला लेकर बरगद के नीचे पहुंचा, तो सामने गजाधर का नया मटन हांडी का ठेला देखकर वह हैरान रह गया। आओ भाइयों, असली स्वाद यहाँ है। मदन के बासी और सड़े मटन के जाल में मत फंसना, बीमार पड़ जाओगे। गजाधर भाई, ये क्या है? कल तक तुम मेरे पैरों में गिरकर रो रहे थे और आज मेरे ही सामने ये सब। मदन, वो रोना तो नुस्खा चुराने की चाल थी। अब मैं नौकर नहीं, मालिक हूँ। मैंने तुम्हें भाई समझा, काम सिखाया, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें साथ रखा था? भरोसे से पेट नहीं भरता मदन। आओ सुखिया भाई, बिरजू भाई, आज पहला दिन है, आधा दाम लगेगा। बिरजू और कुछ ग्राहक गजाधर की तरफ मुंह जाते हैं। मदन अकेला बरगद के नीचे खड़ा रह जाता है। भगवान बाद में देखेगा मदन, पहले ये देख कि आज तेरी हांडी खाली रहती है या नहीं। उस दिन मदन चुपचाप बरगद के नीचे खड़ा रहा और गजाधर के ठेले पर भीड़ बढ़ती चली गई। सुखिया और बिरजू खाना खत्म कर चुके थे। तभी गजाधर घमंड से मुस्कुराते हुए उनसे पैसे मांगने लगा। क्यों सुखिया भाई, मदन के पानी जैसे शोरबे से लाख गुना बेहतर है ना। चलो अब 80 रुपए निकालो एक प्लेट के। क्या 80 रुपए? मदन तो यही मटन चावल 40 रुपए में खिलाता है, तू सीधे दुगना मांग रहा है। अरे वो मदन तो भिखारी है, उसे धंधा नहीं आता। मैं खानदानी रईस आदमी हूँ। पैसे निकालो, वरना अभी पुलिस बुलाकर हवालात की हवा खिलवा दूंगा। पुलिस? तू हमें धमकी दे रहा है? कल तक जो मदन के पैरों में गिरकर रोटी की भीख मांग रहा था, आज उसकी जुबान इतनी लंबी हो गई। सही कहा सुखिया भाई, इसने मदन की शराफत का फायदा उठाया, उनका हुनर चुराया और अब उन्हीं को बासी बोलकर हमें लूट रहा है। भाइयों, बेईमानी की महक इस मटन के मसालों से भी तेज आ रही है। तूने मटन बनाना तो सीख लिया गजाधर, पर मदन जैसा साफ दिल कहाँ से लाएगा? तेरे जैसे गद्दार को पैसे देना पाप है। अरे पैसे तो देने ही पड़ेंगे, मेरा माल लगा है। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ये तेरी गद्दारी की सजा है। चल भाई सुखिया, असली मटन और असली इंसान तो उस बरगद के नीचे बैठा है। भीड़ गजाधर को डांटते हुए वहां से चली जाती है और सब लोग मदन के ठेले की तरफ मुड़ जाते हैं। गजाधर सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। आखिरकार गजाधर को अपनी लालच और बेईमानी की सजा मिल गई। गांव वालों ने उसकी चालाकी समझ ली और सब लोग उसे छोड़कर वापस मदन के ठेले पर आ गए। धीरे धीरे फिर से मदन की हांडी के पास भीड़ लगने लगी और उसकी मेहनत व ईमानदारी की जीत हुई। बरगद के नीचे फिर वही खुशबू, वही हंसी
और वही रौनक लौट आई। और इस तरह मदन की सच्चाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। ऐसी और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें।